जीरो देखने में बिल्कुल नॉर्मल इंसान लगता है, लेकिन उसकी असली पहचान सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। वो एक ऐसे क्लैन से आता है जो पॉइजन से परफेक्ट असैसिनेशंस करने के लिए मशहूर है। उनका जहर इतना डेंजरस होता है कि मौत हो जाती है, लेकिन कोई सबूत नहीं बचता। जीरो के लिए किसी की जान लेना बस रोज का काम बन चुका है। आज उसका टारगेट एक अमीर बिजनेसमैन है। ये आदमी इतना घटिया है कि अपने फायदे के अलावा उसे किसी की परवाह ही नहीं। उसके पास हर चीज के लिए पर्सनल स्टाफ होता है, यहां तक कि वाइन पीने से पहले उसका एक एक्सपोर्ट टेस्टर भी हर ग्लास चेक करता है। वाइन टेस्टर पूरी तसल्ली से बोलता है कि ड्रिंक बिल्कुल सेफ है। इसके बाद सबके सामने वाइन सर्व की जाती है। बिजनेसमैन खुशी से टोस्ट करता है और एक बड़ा सिप ले लेता है, लेकिन अगले ही पल उसका गला जमने लगता है। उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। सबसे पहले शक वाइन टेस्टर पर जाता है। उसे पकड़कर टेबल पर फेंक दिया जाता है। वो रोते हुए बार बार कहता है कि असली उसने कुछ किलर नहीं तो किया। कब का वहां से निकल चुका होता है। जीरो वेटर का डिस्गाइज पहनकर बिना किसी शक के आराम से बाहर निकल जाता है। एक और मिशन कंप्लीट। और उसके चेहरे पर जरा सा भी इमोशन नहीं दिखता, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। घर लौटते वक्त उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो एक लग्जरी कार में बैठे आदमी को किस कर रही होती है। जीरो उसे देखते देखते इतना खो जाता है कि सीधा एक पोल से टकरा जाता है। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ वो घर पहुंचता है। वहां उसकी बहन उसका इंतजार कर रही होती है। जीरो चुपचाप खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी बहन मिशन के बारे में सवाल पूछने लगती है। उसे हैरानी होती है कि इतने एक्सपर्ट वाइन टेस्टर को जीरो ने कैसे बेवकूफ बना दिया। तब जीरो अपनी असली ट्रिक बताता है। वो रोज थोड़ा थोड़ा पॉइजन उस वाइन टेस्टर के खाने या ड्रिंक में मिलाता रहा। धीरे धीरे उस आदमी की बॉडी ने पॉइजन सहना सीख लिया। जब उसकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग हो गई, तब जीरो ने असली प्लान शुरू किया। इसीलिए वाइन टेस्टर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन असली टारगेट वही पॉइजन पीते ही मर गया। बहन उसकी प्लानिंग देखकर इंप्रेस हो जाती है। फिर बात फैमिली की अगली जनरेशन पर आ जाती है। उनकी दादी अब क्लैन की लीडर हैं, लेकिन उम्र बढ़ने की वजह से वो सक्सेसर चुनना चाहती हैं। प्रॉब्लम यह है कि पॉइजन मास्टर बनने के लिए शादी जरूरी होती है, ताकि फ्यूचर में ये कला अगली जनरेशन तक पहुंच सके। जीरो की बहन इस जिम्मेदारी को निभा नहीं सकती, और जीरो खुद शादी करना ही नहीं चाहता। उसका मानना है कि किसी मासूम लड़की को इस खतरनाक जिंदगी में खींचना गलत होगा, लेकिन उसकी दादी इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। एक बार तो उन्होंने फैमिली की ही एक लड़की से उसकी जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश भी की। किसी तरह जीरो वहां से बच निकला। खाना खत्म ही हुआ था कि उसके फोन पर एक मैसेज आता है। यह मैसेज उसके सबसे करीबी दोस्त का होता है। वो भी एक अलग क्लैन का मास्टर है। उसकी ताकत पॉइजनस इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना है। जीरो उससे मिलने बाहर चला जाता है। दोस्त पहले से ही गजीबो के पास शराब लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। उसका लुक भी काफी अजीब होता है। मास्क के अंदर वो खतरनाक कीड़े छुपा कर रखता है, और उसके चेहरे पर सेंटीपीड जैसा लंबा स्कार बना हुआ है। दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। तब उसका दोस्त एक बड़ी खुशखबरी सुनाता है। वो बताता है कि उसकी शादी होने वाली है। फिर वो अपनी होने वाली वाइफ की फोटो दिखाता है। उसके हिसाब से वो लड़की उसे उसकी असली पहचान के साथ एक्सेप्ट करती है, और पहली बार उसे लग रहा है कि वो नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा। ये बात सुनते ही जीरो के दिल में भी एक नई फीलिंग जन्म लेती है। शायद उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक नॉर्मल जिंदगी जीने की चाहत छुपी हुई है। जीरो अपने दोस्त को दिल से बधाई देता है। फिर उसका दोस्त एक अजीब स्टाइल में वहां से निकलता है। उसके जूतों से ढेर सारे इंसेक्ट्स बाहर आते हैं, और वो उनके सहारे ऐसे स्लाइड करता हुआ चला जाता है जैसे बर्फ पर स्केटिंग कर रहा हो। जीरो कुछ देर तक उसे देखता रहता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या उसे भी कभी कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो उसे उसकी असली पहचान के साथ एक्सेप्ट करे। लेकिन अगले ही पल वो इस ख्याल को भुला देता है। उसके हिसाब से बेकार सपने देखने का कोई फायदा नहीं। अगली सुबह उसके पास एक पुराने क्लाइंट का फोन आता है। ये आदमी एक क्लीनअप कंपनी चलाता है। और मुश्किल लोगों को चुपचाप हटाने के लिए हमेशा जीरो की मदद लेता है। जीरो उसके ऑफिस पहुंच जाता है। वहां एक रूम में दो खूबसूरत औरतें उसके करीब आने की कोशिश करती हैं, लेकिन जीरो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। कंपनी का बॉस मुस्कुराकर बताता है कि ये दोनों उसकी सेक्रेटरीज भी हैं, और जरूरत पड़ने पर असैसिन्स भी। जीरो सीधा काम की बात करता है। वो पूछता है कि इस बार टारगेट कौन है। बॉस रूम की लाइट्स ऑन करता है। सामने एक बंधी हुई लड़की नजर आती है। उसका नाम मे होता है। उस पर लोगों को शादी के नाम पर ठगने का इल्जाम है। जीरो उसे देखते ही पहचान लेता है। ये वही लड़की है जो कल लक्जरी कार के पास किसी को किस कर रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता। बॉस बताता है कि मे उनके एरिया में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, और अब उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। जीरो बिना वक्त गवाए मे को अपना खास पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। वो शांत आवाज में मई मुश्किल से बोल पाती है, फिर भी वो जीरो से फ्लर्ट करने लगती है। शायद इसी बहाने अपनी जान बचा ले। लेकिन जीरो उसकी बात काट देता है। उसके लिए सब बेकार ड्रामा है। मई फिर भी लुकती नहीं। वो कहती है कि जीरो बिल्कुल उसके पहले प्यार जैसा दिखता है। उसके बाद वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है। हाँ, उसने लोगों को धोखा दिया, कई गंदे काम भी किए, लेकिन ये सब सिर्फ अपने बीमार भाई का इलाज करवाने के लिए।
उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर भी वो मुस्कुराकर कहती है, अगर उसकी मौत किसी ऐसे आदमी के सामने हो जो उसके पहले प्यार जैसा दिखता है तो शायद इतना बुरा नहीं होगा। ये बात पहली बार जीरो के दिल में शक पैदा कर देती है। वो सिर्फ असली क्रिमिनल्स को ही मारता है, तो क्या मई वाकई बुरी इंसान है या फिर उसके पीछे कोई और सच छुपा हुआ है? इसी उलझन के बीच उसके फ़ोन पर कॉल आती है। ये उसकी बहन होती है। वो बताती है कि वो घर छोड़कर फैमिली के पास वापस जा रही है और ब्रांच फैमिली के एक लड़के से शादी करेगी, सिर्फ इसलिए ताकि उनके क्लैन का ब्लड लाइन आगे बढ़ सके। जीरो ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो मना करता है, लेकिन उसकी बहन सच बता देती है। अगर वो मना करेगी और जीरो भी शादी नहीं करेगा तो फैमिली ज़बरदस्ती उसे किसी अनजान आदमी के साथ बच्चे पैदा करने पर मजबूर कर देगी। इसलिए वो अपनी मर्जी से ये फैसला ले रही है। इसका मतलब उसे अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ना पड़ेगा। जीरो तुरंत मना करता है। तब उसकी बहन गुस्से में पूछती है, क्या फिर तुम किसी से शादी करोगे? ये सवाल जीरो को हिला देता है। वो सीधा मे की तरफ मुड़ता है और पूछता है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? अगर हाँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मे जोर से हंस पड़ती है। वो कहती है कि वो सिर्फ उसका रिएक्शन देखना चाहती थी। जो आदमी कभी भी उसकी जान ले सकता है, उसके साथ शादी कैसे हो सकती है? लेकिन इस बार जीरो पीछे नहीं हटता। वो पहली बार अपना दिल खोल देता है। वो बताता है कि ना उसने स्कूल देखा ना कॉलेज। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ पॉइजन और किलिंग्स के बीच गुजरी है। बाहर से चाहे वो कितना भी ठंडा दिखे, अंदर से वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है जो बस किसी का प्यार चाहता है। फिर वो मे से एक अजीब रिक्वेस्ट करता है। अगर वो उसकी शादी के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढने में मदद करे तो वो उसकी और उसके भाई की जान बख्श देगा। मे खून से लथपथ उसकी तरफ देखती रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता क्या जवाब दे। लेकिन तभी रूम का दरवाज़ा जोर से खुलता है। कंपनी का बॉस अपने आदमियों के साथ वापस आ जाता है। वो वार्निंग के लिए गोली चलाकर जीरो को ऑर्डर देता है, काम खत्म करो। मे धीरे से कहती है, लगता है हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन जीरो हल्का सा मुस्कुराता है, नहीं, यहीं से हमारी कहानी शुरू होगी। ये कहकर मैं अपना स्पेशल मास्क पहन लेता है। सामने खड़े सभी लोग एक साथ फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन जीरो तुरंत एक इंजेक्शन लगा लेता है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर काले धुएं में गायब हो जाता है। गूंज एकदम घबरा जाते हैं और जब वो ऊपर देखते हैं तो जीरो उनके बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका होता है। जीरो एक ही जंप में सबके ऊपर पहुंच जाता है। वो हवा में पॉइजन की कई वायल्स फेंक देता है। अगले ही पल जहरीली गैस पूरे रूम में फैल जाती है। सारे गूंज सांस के लिए तड़पने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में सब बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। जीरो शांत आवाज में मे से कहता है, ये मरेंगे नहीं, बस इतना याद रखेंगे कि दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत ना करें। फिर वो अपनी बहन से फोन पर बात दोबारा शुरू करता है। वो उसे कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को मत छोड़ना, इस बार फैमिली की जिम्मेदारी वो खुद संभालेगा और अपने लिए एक वाइफ जरूर ढूंढेगा। कॉल खत्म होते ही वो मे को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उसने जिंदगी में कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं था। इसी उलझन में मे आराम से बोलता है, इतना टेंशन मत लो, मैं लड़की नहीं लड़का हूं। ये सुनते ही जीरो का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। पता चलता है कि मे मेकअप और कपड़ों की मदद से कभी लड़की और कभी लड़का बन जाता है। इसी ट्रिक से वो लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाता था। जीरो को बस एक ही बात याद आती है, कुछ घंटे पहले ही उसने इसी इंसान को शादी का प्रपोजल दे दिया था। उस रात मे उसके लिए डेटिंग प्रोफाइल बना देता है और जीरो अभी भी शौक से बाहर नहीं निकल पाता। अगले दिन से दोनों वाइफ ढूंढने का मिशन शुरू कर देते हैं। मे उसे डेटिंग कन्वेंशंस में ले जाता है। वहां वो खुद इतना अट्रैक्टिव बन जाता है कि लगभग सारे लड़के उसके पीछे चल पड़ते हैं। इस वजह से जीरो को दूसरी लड़कियों से बात करने का मौका मिल जाता है। मे उसे स्मार्ट ड्रेसिंग और ग्रूमिंग भी सिखाता है। कुछ दिन बाद जीरो दोबारा एक कन्वेंशन में जाता है। इस बार वो हिम्मत करके एक लड़की के सामने बैठता है, लेकिन नर्वसनेस में सिर्फ अपना नाम बताता है और तुरंत कह देता है, मैं हर साल करोड़ों कमाता हूँ। मी दूर से ये सब देखकर सर पकड़ लेता है। जीरो को लगता है लड़कियों को बस फाइनेंशियली स्ट्रांग आदमी चाहिए, इसीलिए उसने सबसे पहले पैसे की बात की। मे उसे समझाता है कि आंखों में देखकर स्माइल करना सीखो, लेकिन जीरो की स्माइल इतनी डरावनी होती है कि सामने वाली लड़की और भी घबरा जाती है। पूरा कन्वेंशन फिर से फेल हो जाता है, लेकिन मे हार नहीं मानता। इस बार वो जीरो का डेटिंग ऐप पर अकाउंट बना देता है और उसके लिए पहली डेट भी फिक्स कर देता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन खाना आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पॉइजन मास्टर होने की वजह से जीरो कभी भी बाहर का खाना नहीं खाता। उसकी आदत है सिर्फ वही चीज खाना जो उसने खुद प्रिपेयर की हो। काफी हिम्मत जोड़कर वो एक बाइट लेता भी है, लेकिन तब तक सामने वाली लड़की वहां से भाग चुकी होती है। दिन के एंड पर जीरो पूरी तरह टूट जाता है। आज उसने 30 लड़कियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन एक का भी कांटेक्ट नहीं मिला। मे उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि कल दोबारा कोशिश करेंगे। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार से उनके पास आती है। कार रुकते ही लोग मे को खींचकर अंदर बिठा लेते हैं।
जीरो उनके पीछे भागता है, लेकिन कार बहुत दूर निकल जाती है। किडनैपर्स का लीडर उस ब्लॉन्ड बॉस का छोटा भाई होता है। वो मे से पूछता है कि उसका बड़ा भाई अचानक काम छोड़कर फैमिली बिजनेस में क्यों लौट गया। मे कुछ भी बताने से मना कर देता है। जवाब में उसके मुंह पर सीधा मेटल का पैलेट मार दिया जाता है। गूंस उसे और टॉर्चर करने ही वाले होते हैं, तभी ड्राइवर के सामने रोड पर एक आदमी खड़ा नजर आता है। लीडर चिल्लाता है, सीधा उड़ा दो इसे, लेकिन वो आदमी जीरो होता है। कार उसके पास पहुंचते ही वो साइड में डॉच कर जाता है और तुरंत अपना पावरफुल एसिड फेंक देता है। एसिड इतना खतरनाक होता है कि पूरी कार बीच से 2 टुकड़ों में कट जाती है। कंट्रोल खोकर कार ब्रिज से नीचे गिर पड़ती है। जीरो तुरंत मे को बचाकर बाहर निकाल लेता है, उसे सुरक्षित घर ले आता है। मई थोड़ी देर बाद उससे एक नई जगह बुलाता है। अगले दिन एक क्रूज शिप पर ओशियानिक आर्ट गैलरी का इवेंट होने वाला होता है। जीरो को ये सब बेकार लगता है। उसके हिसाब से आर्ट देखने से अच्छा है वाइफ ढूंढने पर ध्यान दिया जाए। लेकिन मैं इस बार बिल्कुल सीरियस होता है। वो कहता है, चाहे कुछ भी हो, कल वहां जरूर आना। अगले दिन जीरो टाइम पर क्रूज शिप पहुंच जाता है। मैं हमेशा की तरह थोड़ी देर से आता है, लेकिन इस बार उसका लुक देखकर जीरो एक पल के लिए हैरान रह जाता है। उसका दिमाग जानता है कि मैं एक लड़का है, फिर भी उसकी पर्सनालिटी देखकर वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप रह जाता है। मैं उसका हाथ पकड़कर जल्दी चलने को कहता है, लेकिन जीरो तुरंत उसका हाथ हटा देता है। वो कहता है, किसी को टच करने से पहले परमिशन लेना जरूरी होता है। दोनों गैलरी के अंदर जाते हैं। जीरो देखता है कि पूरी जगह रोमांटिक कपल से भरी हुई है और उसे समझ ही नहीं आता मैं उसे ऐसी जगह क्यों लेकर आया है। मैं हल्की सी स्माइल के साथ सच बताता है, आज हम प्रैक्टिस डेट पर आए हैं। ये सुनते ही जीरो पूरी तरह शॉक हो जाता है। मैं समझाता है, अगर किसी तरह उसे किसी लड़की का नंबर मिल भी गया तो असली प्रॉब्लम डेट पर शुरू होगी, क्योंकि जीरो को लड़कियों से बात करना ही नहीं आता। दोनों सबसे पहले एक पेंटिंग के सामने रुकते हैं। पेंटिंग इतनी अजीब होती है कि देखकर कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन मैं उसकी तारीफ करने लगता है। फिर वो जीरो से भी कुछ बोलने को कहता है। जीरो बस चुपचाप कैनवस को देखता रहता है। उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं होता। अगली पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है। मैं उसके ब्लू कलर्स की तारीफ करता है। जीरो सिर्फ इतना बोल पाता है, ये आसमान जैसा ब्लू है। मैं बस गहरी सांस ले लेता है। उसे समझ आ जाता है कि ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर दोनों एक और पोर्ट्रेट के पास पहुंचते हैं। उसमें एक औरत अजीब इयररिंग्स पहने होती है। मैं कहता है, ये वुमन काफी प्रिटी है। जीरो धीरे से बोल देता है, तुम इससे ज्यादा अच्छे लगते हो। ये सुनकर मैं हंस पड़ता है। वो कहता है कि इतनी चीजी लाइन कोई यूज नहीं करता और मजाक में वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है। इस बार वो जीरो को एक जरूरी बात समझाता है। डेट का मतलब सामने वाले को इम्प्रेस करना नहीं होता। असली मजा तब है जब दोनों लोग साथ में एंजॉय करें। जीरो धीरे से कहता है, एंजॉय करना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं मुस्कुराकर जवाब देता है, लेकिन ट्राई तो कर सकते हो। तभी जीरो की नज़र एक पुरानी कैंडी के पैकेट पर पड़ती है और अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो एक्साइटमेंट में उसकी हिस्ट्री बताने लगता है। उसके हिसाब से उसकी कीमत करोड़ों येन है और अगर मौका मिले तो वो उसके लिए और भी ज़्यादा पैसे देने को तैयार है। मैं हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि एक कैंडी का पैकेट इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है, लेकिन वो खुश होता है। कम से कम पहली बार जीरो किसी चीज़ को लेकर जेन्युइनली एक्साइटेड तो हुआ। कुछ देर बाद मैं उसे आवाज़ लगाता है। जीरो एक पेंटिंग को टेढ़ा होकर देख रहा होता है। वो कहता है, इस एंगल से पेंटिंग और अच्छी लग रही है। मैं भी उसके साथ वही पोज बना लेता है और दोनों बिना वजह हंसने लगते हैं। गैलरी घूमते घूमते मैं एक सवाल पूछता है, तुम्हारे हिसाब से किसी इंसान की असली चार्म क्या होती है? जीरो के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी एक बिखरे हुए मिडिल एज्ड आदमी की एंट्री होती है। उसे देखकर लगता है जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन अगले ही पल लोग उसके पास ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ लगा देते हैं। पता चलता है कि वो एक बहुत फेमस पेंटर है। माई जीरो को समझाता है, लोग उसकी शक्ल की वजह से नहीं, उसके टैलेंट की वजह से उससे प्यार करते हैं। फिर वो और एग्जांपल्स देता है, एक बेसबॉल प्लेयर जो हमेशा टीम को जीत दिलाता है, एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है और एक म्यूजिशियन जो अपने सॉन्ग से इमोशंस जगा देता है।